अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर में जो था हमने अपना टॉपिक कंप्लीट किया था ड्रग की क्लासिफिकेशन का, जिसमें हमने देखा था कि कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स होती हैं और किस तरह से जो है वो ड्रग्स को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर जो है वो क्लासीफाई किया जाता है। आज का जो हमारा न्यू टॉपिक्स हम स्टार्ट करेंगे अपना मॉड्यूल, वो है हमारा फॉरेंसिक साइंस का। हम देखते हैं कि फॉरेंसिक साइंस क्या होती है, देन हम जो है वो बेसिकली उसकी हिस्ट्री और उसके जो है वो स्कोप आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो है हमारा वो मॉड्यूल है वो फॉरेंसिक साइंस है। सबसे पहले तो हम फॉरेंसिक साइंस का, जैसे कि आपको नाम सुन के ही समझ आ जाता है, इट्स मीन के इट्स रिलेटेड टू क्राइम्स या क्राइम सीन्स जो भी होते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जो हम कह सकते हैं कि साइंस की ब्रांच है, उसको हम क्या कहते हैं कि फॉरेंसिक साइंस कहते हैं। कि अगर कहीं पे भी कोई क्राइम हुआ है तो उस क्राइम सीन्स के ऊपर जो भी एविडेंसेस होते हैं उनकी कलेक्शन, देन उनकी आइडेंटिफिकेशन, देन कोई भी अगर हम कहते हैं कि सस्पेक्ट है उसकी जो है वो अगर गिल्टी है या नहीं है, या कोई भी मतलब क्रिमिनल्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए जितना भी हम काम करते हैं वो हमारा सारा का सारा फॉरेंसिक साइंसेज के अंडर आता है। अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें कि फॉरेंसिक साइंस है क्या, द एप्लीकेशन ऑफ साइंसेज टू दोज क्रिमिनल्स एंड सिविल लॉ, the applications of science to those criminal and civil law and civil law that are enforced by police agencies that are enforced by police agencies in a criminal justice system, in a criminal justice सिस्टम। ठीक है, क्या है बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ साइंसेज टू दोज क्रिमिनल एंड सिविल लॉ दैट आर इन्फोर्स्ड बाय पुलिस एजेंसीज इन अ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर हम अपनी साइंसेज की जो है एप्लीकेशन देखते हैं, जिसके जरिए वो क्या करते हैं, अगर कहीं पे भी कोई क्राइम हुआ है उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, एविडेंस की कलेक्शन करते हैं, देन उन एविडेंस का जो है एनालिसिस करके देन वो फाइंड आउट करते हैं कि कौन जो है वो क्रिमिनल है, कौन जो है वो गिल्टी पर्सन है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि फॉरेंसिक साइंसेज के अंदर हम जो बेसिक हमारा काम होता है वो क्या होता है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर जो है वो काम करते हैं। ठीक है, दिस कोर्स केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड जियोलॉजी यूजफुल फॉर डिटर्मिनिंग एविडेंशियल वैल्यू ऑफ क्राइम सीन्स एंड रिलेटेड एविडेंस। फॉरेंसिक साइंसेज के अंदर हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, जियोलॉजी, जितने भी हैं ये सारे के सारे मिलकर क्या करती हैं, मुख्तलिफ जितने भी जो भी एविडेंशियल्स या जो भी एविडेंसेस मिलते हैं किसी भी क्राइम सीन से, उनको जो है वो कलेक्ट करती हैं, देन उनसे जो है वो उनको एनालाइज करके उनमें से जो है वो यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करती हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो बेसिकली हमने देखना है कि जो फॉरेंसिक साइंस है उसकी क्या हिस्ट्री है, क्या उसका जो है वो मेन स्कोप है, कहाँ से जो है वो बेसिकली फॉरेंसिक साइंसेज के ऊपर काम करना स्टार्ट हुआ, आज हम वो देखेंगे। और देन उसका जो है हम स्कोप देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे जो है वो फॉरेंसिक साइंस को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉरेंसिक साइंस की हिस्ट्री। हिस्ट्री ऑफ फॉरेंसिक साइंस मीन्स के फॉरेंसिक के ऊपर जो है वो कब से काम करना स्टार्ट हुआ। बेसिकली क्या है कि फॉरेंसिक साइंस के ऊपर काम जो है वो बहुत हम कह सकते हैं कि बहुत अर्ली ईयर्स के अंदर ही जो है वो स्टार्ट हो चुका था। सबसे पहले जो हम कह सकते हैं कि प्रॉपर जिसके जो है वो इनके ऊपर काम किया, या हम ये कह सकते हैं कि क्राइम सीन के जितने भी एनालिसिस होते हैं उनके ऊपर जो मेन काम स्टार्ट हुआ वो फार बैक एज द 8th सेंचुरी के अंदर जो था, क्या किया कि द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग फिंगरप्रिंट टू आइडेंटिफाई ऑथेंटिकेट वाज इंट्रोड्यूस इन चाइना। फिंगरप्रिंट्स की 8th सेंचुरी के अंदर जो है वो फर्स्ट अगर हम देखें 8th सेंचुरी में
चाइना के अंदर जो था वो बेसिकली क्या हुआ, फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो है वो पब्लिश हुआ या अथेंटिकेट डॉक्यूमेंटेशन हुई, जिसके अंदर क्या क्लियर किया गया था कि किस तरह से जो डिफरेंट फिंगरप्रिंट्स होते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन किस तरह से की जाती है। तो हम कह सकते हैं कि 18th सेंचुरी के अंदर से ज़्यादा प्रैक्टिसेस शुरू हुई थी फिंगरप्रिंट्स को आइडेंटिफाई द टू आइडेंटिफाई एंड अथेंटिकेट डॉक्यूमेंट वाज इंट्रोड्यूस इन चाइना। फिंगरप्रिंट्स को 18th सेंचुरी के अंदर चाइना के अंदर 8th सेंचुरी इन चाइना किसके ऊपर काम मेन स्टार्ट हो गया था, फिंगरप्रिंट्स की आइडेंटिफिकेशन के ऊपर। ठीक है, मीन्स क्या क्या हम कहते हैं कि कोई भी अगर कहीं पे भी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती है, कहीं पे कोई मर्डर हुआ है या कहीं पे कुछ भी ऐसा हुआ है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको पता है कि फिंगरप्रिंट्स की कलेक्शन होती है, देन उन फिंगरप्रिंट्स को एनालाइज करके जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है कि गिल्टी पर्सन कौन था। तो बेसिकली अगर हम बैक अपनी हिस्ट्री के अंदर देखें तो जो बेसिकली फिंगरप्रिंट्स की आइडेंटिफिकेशन के ऊपर मेन काम जो स्टार्टिंग था वो 8th सेंचुरी के अंदर ही जो है वो चाइना के अंदर से स्टार्ट हो गया था। चाइना में जो था वो फर्स्ट इसका जो है वो डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ, डॉक्यूमेंट अथेंटिकेट डॉक्यूमेंट वाज इंट्रोड्यूस इन चाइना। चाइना के अंदर जो था वो इसका फर्स्ट डॉक्यूमेंट इंट्रोड्यूस हुआ। उसके बाद 5 सेंचुरीज लेटर के अंदर 1248 के अंदर एक चाइनीज बुक जो है वो पब्लिश हुई, साई युआन लू, 8th सेंचुरी। उसके बाद 5 years लेटर इन 1248 के अंदर जो है वो चाइना के अंदर एक बुक पब्लिश हुई थी। बेसिकली वो बुक भी क्या थी, क्योंकि जो मुख्तलिफ क्राइम सीन्स होते हैं उनके अंदर उनकी जो है वो इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर जो बुक थी, क्या था वो 5 centuries लेटर इन 1848 अ चाइनीज बुक इन टाइटल अ चाइनीज बुक इन टाइटल्ड साई युआन लू, ये वाली बुक जो है वो पब्लिश हुई, जिसका मीनिंग क्या था, द वॉशिंग अवे ऑफ रॉन्ग, मतलब कि रॉन्ग को जो कोई भी गलत या कोई भी क्रिमिनल अगर किया गया है, क्राइम किया गया है किसी क्रिमिनल ने, तो उसको जो है वो किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है बेसिकली। और जो ये बुक थी इसके अंदर जो मेथड दिया गया था, दिस बुक डिस्क्राइब अ मेथड बाय विच अ पर्सन डेथ बाय स्ट्रेंगुलेशन कुड बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द डेथ बाय ड्राउनिंग। इस बुक के अंदर जो था वो मेथड एक्सप्लेन किया गया था कि अगर किसी पर्सन की डेथ जो है वो ड्राउनिंग से हुई या स्ट्रेंगुलेशन की वजह से हुई, उन दोनों के दरमियान जो है वो डिफ्रेंशिएट करने का मेथड जो था वो एक्सप्लेन किया गया था। मेथड टू डिफरेंशिएट बिटवीन द डेथ cause due to strangulation and ड्राउनिंग। ठीक है, तो मीन्स ये भी क्या थी, एक चाइनीज़ बुक थी जिसके अंदर जो है वो ये मेथड एक्सप्लेन किया गया था कि किस तरह से जो है वो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि किसी पर्सन की जो है वो डेथ वो स्ट्रेंगुलेशन की वजह से हुई है या फिर उसकी डेथ ड्राउनिंग की वजह से हुई। उसके बाद नेक्स्ट 7 centuries तक वो कहते हैं कि कोई काम जो है वो फॉरेंसिक साइंस के अंदर जो है वो लिटिल प्रोग्रेस हुई, कोई ज़्यादा जो है वो मेन फोकस या मेन काम या मेन बड़ा जो है वो कोई काम नहीं हुआ। लेकिन एक बेल्जियन केमिस्ट जीन्स सर्विस टेस्ट था, उसने क्या किया, काम करना जो है वो स्टार्ट किया। और बेसिकली जो उसका काम था वो था कि जो मुख्तलिफ बॉडीज़ डेड बॉडीज़ होती हैं, अगर डेथ होती है किसी की निकोटीन के यूज़ की वजह से, तो किस तरह से जो है वो निकोटीन किसी भी डेड बॉडी के अंदर से जो है वो डिटर्मिन की जा सकती है। तो उसके ऊपर काम जो था वो स्टेस ने करना शुरू किया। निकोटीन जो थी वो फर्स्टली डिस्कवर हुई थी, निकोटीन हैड बीन फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड आइसोलेटेड फ्रॉम द टोबैको प्लांट निकोटियाना टबैकम इन 1828 के अंदर जो थी वो निकोटीन को डिस्कवर हो गई। उसके बाद इसके पॉइजनस इफेक्ट जो थे वो उनके वो स्टडी करना कि किस तरह से जो है वो ये पॉइजनस काज करती है, उसके ऊपर काम करना स्टार्ट हुआ। लेकिन उस वक्त तक जो था वो कोई ऐसा मेथड डेवलप नहीं हुआ कि कौन सा ऐसा वे है या कौन सा ऐसा मेथड है, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए फाइंड आउट किया जाए कि अगर किसी भी पर्सन की जो है वो डेथ निकोटीन की वजह से हुई है तो उसकी बॉडी के अंदर से निकोटीन की डिटर्मिनेशन जो है वो किस तरह से की जाए। तो बेसिकली जो स्ट्रास था, स्ट्रास ने जो है वो एक मेथड डेवलप किया। जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रास है कौन,
स्ट्रास है जी, बेल्जियन केमिस्ट है, जीन सर्वे स्ट्रॉस। बेल्जियन केमिस्ट जीन सर्विस स्ट्रॉस, ठीक है। और इसका जो ड्यूरेशन है वो 1830 to 91 का, ठीक है। बेल्जियन केमिस्ट जेन सर्विस स्ट्रॉस ने जो था वो काम करना स्टार्ट किया निकोटीन की डिटर्मिनेशन के ऊपर कि अगर किसी भी कोई भी डेड बॉडी है, अगर जिसकी भी डेथ जो है वो निकोटीन की वजह से हुई है, तो किस तरह से फाइंड आउट करना है कि किसी भी पर्सन की बॉडी के अंदर जो है वो निकोटीन मौजूद है या नहीं। तो स्ट्रॉस ने जो था वो फर्स्ट मेथड जो है वो दिया था निकोटीन की डिटर्मिनेशन के लिए। फर्स्ट मेथड वाज डेवलप्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ फर्स्ट method was developed for the identification of nicotine in human body, ठीक है। ह्यूमन बॉडी के अंदर से जो है वो निकोटीन की डिटर्मिनेशन के ऊपर जो था वो सबसे पहले काम बेल्जियन केमिस्ट जेन सर्विस स्ट्रॉस ने जो था वो स्टार्ट किया। इसने जो सबसे पहले एक मेथड दिया था कि हम किस तरह से जो है वो निकोटीन को बॉडी के अंदर फाइंड कर सकते हैं। वो मेथड द स्टेप्स वाज एबल टू डिवाइस अ मेथड फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ निकोटीन इन दी बॉडी। उसका मेथड जो बेसिकली क्या था, उसने कहा कि निकोटीन जितना बाकी जितने भी अल्कोलाइड्स हैं उनकी तरह निकोटीन भी क्या है वाटर और अल्कोहल के अंदर जो है वो डिजॉल्व हो जाती है, सॉलेबल है। तो उसने क्या किया कि जो भी ऑर्गन था जिसके अंदर से निकोटीन की डिटर्मिनेशन करनी थी उसको उसने मेजिडेट किया। मेजिडेट करके जो है उसने उसको पल्प की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया। पल्प में कन्वर्ट करने के बाद उसके अंदर उसने क्या किया कि कुछ अमाउंट ऐड की वीक एसिड और अल्कोहल और वीक एसिड की अमाउंट जो है वो पल्प के अंदर ऐड करने के बाद उसने उसको हीट अप किया। हीट उस वक्त तक किया कि जब तक जितना भी जो पल्प की फॉर्म में हमारे पास बॉडी का ऑर्गन जो पल्प की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ था उसने उसको हीटअप किया। एसिड एंड अल्कोहल को मिक्स करने के बाद उसने उस मिक्सचर को हीटअप किया अनटिल द ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द ऑर्गन्स वर प्रेसिपिटेटेड आउट। उस वक्त तक हीटअप किया कि जितने भी ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट मौजूद थे उस ऑर्गन के वो क्या हो गए, प्रेसिपिटेट हो गए। उसके बाद नीचे जो हमारे पास रेजिड्यू रह गया उसके अंदर क्या मौजूद था, अल्कोलाइड, जो हमने क्या कहा कि डिजॉल्व सॉल्युबल था अल्कोहल के अंदर। लिविंग बिहाइंड इन सोल्यूशन एनी अल्कोलाइड्स दैट माइट आल्सो बी प्रेजेंट। अच्छा, उसके बाद उसने उसके अंदर व्हेन ही एडिड द वाटर टू द रेजिड्यू ऑफ दिस प्रोसेस दोज अल्कोलाइड डिजॉल्व, अल्कोलाइड वाटर के अंदर डिजॉल्व हो गए। फाइनली ही रिकवर्ड द अल्कोलाइड, उसके बाद उसने वाटर को जो है वो इवेपोरेट करके अल्कोलाइड जो है वो रिकवर कर लिया। यानी कि जो भी अल्कोलाइड निकोटीन जो भी अगर बॉडी के अंदर से वो निकोटीन की डिटर्मिनेशन करना चाह रहा था तो उस तरह से उसने इस मेथड के जरिए जो है वो निकोटीन को रिकवर कर लिया। देन उसने जो है वो फाइंड आउट किया कि ऑर्गन्स के अंदर जो है वो अगर निकोटीन मौजूद है तो इस मेथड के जरिए हम क्या कर सकते हैं, निकोटीन को फाइंड आउट कर सकते हैं। बाय एग्जामिनिंग द प्रोडक्ट ऑफ द सीरीज ऑफ रिएक्शंस फर्स्ट वाज एबल टू फाइंड द प्रेजेंस ऑफ निकोटीन्स, ठीक है। इस तरह से जो है वो निकोटीन की डिटर्मिनेशन कर ली गई। इसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा उसी ड्यूरेशन के दौरान द मेथड डिवेलप बाय स्ट्रॉस वाज लेटर मॉडिफाइड एंड इम्प्रूव्ड बाय द जर्मन केमिस्ट फ्रेडरिक जूलियस ओटो ने। जो स्ट्रॉस ने मेथड डिटर्मिन किया था निकोटीन के लिए, उस मेथड के अंदर जो थी वो थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की गई। और जो मॉडिफिकेशन की थी वो किसने की थी, जर्मन केमिस्ट फ्रेडरिक जूलियस ओटो ने, ठीक है। जर्मन स्ट्रॉस मेथड मॉडिफिकेशन, स्ट्रॉस का जो मेथड था निकोटीन या हम ये कह लें कि अल्कोलाइड की डिटर्मिनेशन का, उसके अंदर मॉडिफिकेशन की थी। और मॉडिफिकेशन जो थी वो किसने की थी, जर्मन केमिस्ट फ्रेडरिक जूलियस ओटो, फ्रेडरिक RIED फ्रेडरिक जूलियस ओटो ने जो था किया था और ये हुआ था 1809 1809
ठीक है। इसके अंदर जो है वो जो भी मेथड स्टार्स ने डेवलप किया था निकोटीन की डिटर्मिनेशन के लिए अंदर, उसके उसी मेथड के अंदर मीन्स हम ये कह सकते हैं कि निकोटीन की डिटर्मिनेशन को मेथड को मज़ीद मॉडिफाई किया था जूलियस ऑटो ने। ठीक है, एट द यूनिवर्सिटी। अच्छा, उसने इसीलिए इस टेस्ट को जो है वो द टेस्ट इज स्टिल नोन एज द स्टार्स ऑटो टेस्ट एंड is used occasionally for today for the identification of alkaloids in the body। तो इन्होंने मिलके क्या बेसिकली दिया था, स्टार्स ऑटो टेस्ट दिया था जो कि यूज़ होता है अल्कोलाइड्स की डिटर्मिनेशन के लिए। स्टार्स ऑटो टेस्ट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ अल्कोलाइड्स। ठीक है, स्टार्स ऑटो टेस्ट, क्योंकि हमने क्या कहा कि स्टार्स ने इसके ऊपर काम किया, फिर उसके अंदर मजीद फर्दर फोर्टिफिकेशन जो थी वो ऑटो ने की। तो इसी वजह से आजकल जितने भी बॉडीज़ के अंदर जो है वो निकोटीन की या डिफरेंट जो अल्कलाइड्स होते हैं उनकी डिटर्मिनेशन के लिए टेस्ट, यही टेस्ट यूज़ होता है और इसको जो है वो स्टार्स ऑटो टेस्ट कहते हैं। बेसिकली स्टार्स ऑटो टेस्ट के अंदर जो था कि थोड़ी सी जो थे मॉडिफिकेशन की गई थी, लाइक फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इट हैज़ हाउ एवर बीन रिप्लेस टू अ लार्ज एक्सटेंट बाय फास्टर एंड मोर एफिशिएंट स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टेस्ट। इसके अंदर जो है वो थोड़े से, क्योंकि हमने क्या कहा था कि मॉडिफिकेशन हुई थी, तो इसके अंदर थोड़े से जो है वो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टेस्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हुए ताकि क्या किया जाए कि जो भी इस टेस्ट की एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, ये तो हमने देख लिया इसका स्टार्ट का बिल्कुल। उसके बाद हम देखते हैं कि एडवांसेस इन द 19th सेंचुरी के अंदर जो है वो इसके अंदर मजीद क्या क्या जो है वो डिस्कवरीज हुई। नाइनटीन सेंचुरी में क्या क्या इसके अंदर क्या हुआ, नाइनटीन्थ सेंचुरी। ठीक है, 19th सेंचुरी के अंदर इसमें क्या क्या काम है। By the mid-19th century, advances in the forensic chemistry began to appear more rapidly. This period saw the development of tests. Basically 19th century के अंदर जो है फोरेंसिक साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा काम करना स्टार्ट हुआ। इस पीरियड को जो है वो रिलेट किया जाता है कि ब्लड की टेस्टिंग के लिए जो है मुख्तलिफ टेस्ट जो है वो डेवलप हुए। इसके अलावा इन्वेंशन ऑफ द मार्स टेस्ट फॉर आर्सेनिक इन 1900 कि आर्सेनिक को जो है वो बॉडी के अंदर किस तरह से डिटरमिन किया जाता है, उसके लिए जो है मार्स टेस्ट डेवलप हुआ 1832 के अंदर। इसके अलावा फिंगर प्रिंटिंग जो है वो बुलेट की फिंगर प्रिंटिंग होती है, बुलेट के ऊपर जो मार्क्स होते हैं या बुलेट के ऊपर जो फिंगर प्रिंट्स होते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन के ऊपर जो है वो काम हुआ 1880s के अंदर। ठीक है, इन 1863 द जर्मन स्विस केमिस्ट क्रिश्चियन फ्रेडरिच स्कॉनबेन डिस्कवर्ड द फर्स्ट रिलायबल मेथड फॉर आइडेंटिफाइंग ह्यूमन ब्लड के आइडेंटिफिकेशन का जो फर्स्ट मेथड जो था वो दिया 1863 के अंदर जर्मन स्विस केमिस्ट ने। ठीक है, इन 1863 कौन था, जर्मन स्विस केमिस्ट स्विस केमिस्ट क्रिश्चियन फ्रेडरिच स्कॉनबेन। ठीक है, इसने जो है वो बेसिकली काम किया किस चीज़ के ऊपर कि इसने जो था फर्स्ट लायबल मेथड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लड, फर्स्ट रिलायबल मेथड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लड, इसके ऊपर जो है वो इसने काम किया। उसके अलावा तो आइडेंटिफाई द ब्लड, और ब्लड जो था यानी कि ह्यूमन ब्लड की आइडेंटिफिकेशन के ऊपर काम किया।
स्कॉनबेन फाउंड दैट हाइड्रोजन परऑक्साइड एडिड टू अ ब्लड स्टेन फॉर्म्स। उसने क्या फाइंड आउट किया, स्कॉनबेन ने जो टेस्ट दिया था उसने क्या कहा था कि अगर कहीं पे भी ह्यूमन ब्लड मौजूद हो उसके ऊपर हम हाइड्रोजन परऑक्साइड ऐड करते हैं तो वो फॉर्म्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो ये इंडिकेट करता है कि जो भी ब्लड का स्टेन है वो ह्यूमन ब्लड है या किसी और चीज़ का ब्लड है, ठीक है। दिस टेस्ट वॉज सिग्निफिकेंट बिकॉज ब्लड डिपॉजिटेड ऑन क्लॉथिंग, वुड, ग्लास और अदर सर्फेसेज सोन ड्राइज टू लीव अ ब्राउनिश रेजिड्यू दैट इज इजीली कंफ्यूज विद अदर काइंड ऑफ स्टेन्स, ठीक है। बेसिकली वो कहते हैं कि जो टेस्ट था ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा या एक्सेप्टेबल रहा, क्योंकि क्या था कि जब अगर कहीं पे भी कोई क्राइम होता है, अगर वहाँ पे कोई भी ब्लड है, कुछ टाइम के बाद वो ब्लड चाहे वो क्लॉथ पे है, वुड के ऊपर है, ग्लास के ऊपर है या किसी भी दूसरे सरफेस के ऊपर है, ड्राई होने के बाद उसका कलर फेड हो जाता है या इस तरह के कलर में कन्वर्ट हो जाता है जो किसी भी दूसरे स्टेन के साथ कन्फ्यूज़ किया जा सकता है। तो वो फाइंड आउट करने के लिए कि आइदर वो ब्लड जो है वो ह्यूमन ब्लड है या किसी और चीज़ का स्टेन है, तो उसकी डिटर्मिनेशन के लिए जो है वो स्विस केमिस्ट ने जो था वो टेस्ट दिया था, जिसके जरिए उसने कहा था कि अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड को जो है वो ब्लड स्टेन के ऊपर डाल दिया जाए तो हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो फॉर्म के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जो कि ये क्लियर करता है कि ब्लड जो है वो मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट था अनदर टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ ब्लड वाज डिवेलप्ड एट अबाउट द सेम टाइम बाय अ डच केमिस्ट बाय द नेम ऑफ आइजैक वैन डीन। आइजैक वैन डीन ने भी जो है सेम ड्यूरेशन में इसी टाइम के अंदर जो था आइजैक 19th सेंचुरी के अंदर ही जो था आइजैक डीन ने जो था वो क्या किया, एक और टेस्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया for the presence of blood, Isaac Van Dien। ठीक है, टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ ब्लड डिवेलप्ड, टेस्ट फॉर द, इसने भी जो है प्रेजेंस ऑफ ब्लड, इसने बेसिकली क्या यूज़ किया था कि इसने जो है वो एक हर्ब का यूज़ किया। इसने कहा कि जब उस हर्ब को हम उस ब्लड स्टेन के ऊपर ऐड करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि उस हर्ब का कलर जो है वो ब्राउनिश हर्ब का जो कलर होता है, जो हर्ब है उसका कलर ब्राउन होता है, लेकिन जैसे इसको ब्लड स्टेन के ऊपर ऐड करते थे उस हर्ब का कलर जो है वो चेंज होता है, जो ये इंडिकेट करता है कि ये ब्लड का स्टेन है, ठीक है। आइजैक वैन डीन ने जो था वो क्या किया था, डिवेलप द टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ ब्लड by using herb, और जो हर्ब थी उसका नाम क्या था, ग्वायक, ठीक है। उसने जो है इस हर्ब का यूज़ करते हुए ब्लड की आइडेंटिफिकेशन के ऊपर काम किया था। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट आता है कि मज़ीद क्या काम हुआ, और बेसिकली यही जो टेस्ट जो आइजैक वैन डीन ने डिस्कवर किया था, इसी टेस्ट को जो है वो ऑकुलर ब्लड की डिटर्मिनेशन के लिए जो है वो वाइडली यूज़ किया जाता है आज के इस सेंचुरी के अंदर भी। ऑकुलर ब्लड कौन सा आता है, वो ब्लड जो नेक्ड आई से विजिबल ना हो उसकी डिटर्मिनेशन के लिए जो है हम क्या करते हैं, आइजैक वैन डीन मेथड यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ कि आर्सेनिक की जो है वो आइडेंटिफिकेशन के बॉडी के अंदर अगर आर्सेनिक मौजूद है, अगर किसी पर्सन की जो डेथ हुई है वो आर्सेनिक की जो है वो आर्सेनिक की पॉइजनस की वजह से हुई है, तो उसकी डिटर्मिनेशन के ऊपर जो है वो काम करना स्टार्ट हुआ, क्योंकि आपको पता था कि आर्सेनिक जो है एक पॉइजन के तौर पे काम करता है। अगर किसी भी बॉडी के अंदर जो है आर्सेनिक जो चला जाए तो उसकी वजह से क्या होती है, डेथ कॉज होती है। तो स्टार्ट से जो है वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम होना स्टार्ट हुआ कि डिस्कवर किया जाए कि आर्सेनिक जो है वो बॉडी के अंदर किस तरह से डिटर्मिन की जा सकती है, किस तरह से जो है आर्सेनिक को डिटर्मिन किया जा सकता है। तो मेन काम जो है वो इसके ऊपर काम स्टार्ट हुआ। Until the 19th century there was no way for detecting arsenic in the human body, लेकिन 19th सेंचुरी से पहले तक जो है वो आर्सेनिक को बॉडी के अंदर से डिस्कवर करने के लिए कोई प्रॉपर जो है वो काम इसके ऊपर नहीं हुआ था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे आर्सेनिक को एज अ पॉइजन के तौर पे एज ए पॉइजन के तौर पे यूज़ होता गया है, तो इसके ऊपर जो है वो मेन फोकस होना स्टार्ट हुआ कि किस तरह से जो है वो डिटरमिन किया जाए कि बॉडी के अंदर जो है वो आर्सेनिक मौजूद है या नहीं है। जो भी डेथ कॉज हुई है उसकी जो डेथ है वो बेसिकली उसकी जो मेन कॉज बनी है वो आर्सेनिक है। तो उसके ऊपर जो मेन काम करना स्टार्ट हुआ। नंबर ऑफ फॉरेंसिक साइंटिस्ट एंड केमिस्ट इंक्लूडिंग मैथ्यू जोसेफ बोनेवेंचर और फिला द फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी एंड कार्ल विल्हल्म शेले ने जो था वो काम करना स्टार्ट किया आर्सेनिक की डिस्कवरी के ऊपर, ठीक है। किसने, फर्स्ट में अगर बताऊं, मैथ्यू जोसेफ मैथ्यू जोसेफ और फिला
और इसके अलावा इसको जो है वो क्या कहा जाता है, आल्सो कॉल्ड फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, इसको फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी भी कहा जाता है। इसने वर्क किया था आर्सेनिक की डिटर्मिनेशन के ऊपर। नाइनटीन सेंचुरी के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो है इसके साथ साथ काम किया था कार्ल विल्हम शेले ने भी, जो था वन ऑफ द डिस्कवरीज ऑफ ऑक्सीजन सर्च फॉर द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, प्लस कार्ल विल्हम शेले। ठीक है, इन दोनों जो है और, लेकिन जो फर्स्ट सक्सेसफुल मेथड जो था वो जेम्स मार्श ने जो है वो आर्सेनिक की डिस्कवरी के अंदर अपना जो है फर्स्ट सक्सेसफुल मेथड वाज गिवन बाय, जिसको आज भी जो है वो मार्श टेस्ट के नाम से वाज given by British chemist James Marsh, was given by British chemist जेम्स मार्श। ठीक है, जेम्स मार्श ने जो है वो फर्स्ट सक्सेसफुल मेथड दिया था आर्सेनिक का बॉडी के अंदर डिटेक्शन का। ठीक है, 1742 टू 1806 सॉरी 1794 टू 1846 इसने जो है वो बेसिकली क्या किया था, फर्स्ट सक्सेसफुल मेथड डेवलप किया था, मेथड डेवलप्ड फॉर आर्सेनिक। ठीक है, आर्सेनिक डिटर्मिनेशन के ऊपर जो है वो मेथड इसने डेवलप किया। नेक्स्ट अगर हम देखें आर्सेनिक की डिटर्मिनेशन के ऊपर इसने जो है वो काम किया। मार्श ने जो है वो पहला जो टेस्ट अपना दिया था वो क्या था कि उसने क्या कहा कि अगर हमारे पास क्या हो हाइड्रोजन सल्फाइड, अगर हम कहते हैं कि हमारे पास कोई भी ऐसा सोल्यूशन है जिसके अंदर हम कहते हैं बॉडी फ्लूइड मौजूद है जिसके अंदर आर्सेनिक मौजूद है, अगर उसके अंदर से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को पास आउट करवाया जाए, अगर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है वो येलो कलर के अंदर टर्न हो जाती है, उसका कलर जो है वो इफ़ आर्सेनिक प्रेजेंट इन दिस फ्लूइड द सोल्यूशन टर्न्स येलो। अच्छा, उसने क्या कहा कि जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को अगर हम उस सोल्यूशन के अंदर से पास आउट कर रहे हैं कि जिसके अंदर कोई भी जो बॉडी फ्लूइड मौजूद है जिसके अंदर से हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि आइदर आर्सेनिक मौजूद है या नहीं, तो उसके अंदर से अगर हम हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को पास आउट करवाते हैं, अगर उस सोल्यूशन का कलर जो है वो येलो हो जाता है तो वो ये इंडिकेट करता है कि आर्सेनिक मौजूद है या नहीं। इसको जो है वो लेकिन ये टेस्ट जो था वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं था क्योंकि उन्होंने कहा कि ये टेस्ट जो है वो क्या है, इंडिकेटिंग दैट आर्सेनिक नेवरलेस द जूरी फाउंड द डिफेंडेंट इनोसेंट अवॉर्डिंग कोडिंग। लेकिन ये जो टेस्ट डेवलप हुआ था ये इतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं हुआ। उसके बाद जो है वो मार्श ने मजीद इसके ऊपर काम किया और उसके बाद जो है वो उसने एक मार्श टेस्ट जो है वो डेवलप किया। मार्श ने जो है वो फॉर आर्सेनिक डिटर्मिनेशन मार्श टेस्ट जो था उसने दिया। मार्श टेस्ट क्या है मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली मार्श टेस्ट के अंदर उसने क्या कहा, फर्स्ट स्टेप इन मार्श, अगर बॉडी के अंदर 0.02 मिलीग्राम तक की अमाउंट भी आर्सेनिक की मौजूद हो तो इस टेस्ट के जरिए जो है वो फाइंड आउट की जा सकती है। फर्स्ट स्टेप जिसमें अंदर क्या था कि फर्स्ट स्टेप इन मार्श टेस्ट के अंदर प्योर जिंक मेटल को जो है और सल्फ्यूरिक एसिड को सैंपल के अंदर जो भी सैंपल का फ्लूइड है जिसके अंदर से आर्सेनिक की अमाउंट फाइंड आउट करना चाह रहे हो उसके अंदर जिंक मेटल और जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन को ऐड करते हैं। अगर आर्सेनिक मौजूद होगी तो वो क्या होगी, जिंक जो है उसको रिड्यूस करेगा। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, एसिडिक सोल्यूशन यानी कि एसिड की मौजूदगी के अंदर जो है वो आर्सेनिक जो है वो आर्सेनिक आयंस के अंदर कन्वर्ट होगी जो कि कंबाइन होगी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और आर्सेन गैस की फॉर्म में कन्वर्ट होगी। आर्सेन गैस को जब हम एक लॉन्ग हीटेड ट्यूब के अंदर से पास आउट करवाते हैं तो हीटिंग की वजह से क्या होता है कि जो आर्सेन गैस होती है वो डीकम्पोज हो जाती है। डीकम्पोज होने की वजह से वो क्या बनाएगी, सिल्वरी ब्लैक कलर की फिल्म बनाएगी जिसको जो है वो आर्सेनिक मिरर भी कहते हैं। अब जितनी ज़्यादा वो आर्सेनिक ब्लैक कलर का आर्सेनिक फिल्म होगी सिल्वरी कलर की,
जितनी ज़्यादा वो आर्सेनिक मिरर ज़्यादा अमाउंट के अंदर वो ये इंडिकेट करेगा कि बॉडी फ्लूइड के अंदर जो है वो कितनी अमाउंट आर्सेनिक की मौजूद थी। तो ये मेथड जो था वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा और इस मेथड को जो है वो यूज़ किया जाता है आज भी आर्सेनिक की डिटर्मिनेशन के लिए बॉडी के अंदर से। उसके बाद जो नेक्स्ट था वो काम स्टार्ट हुआ फिंगरप्रिंट्स ऑफ बुलेट्स टू आइडेंटिफाई फिंगरप्रिंट्स, बुलेट्स की फिंगरप्रिंटिंग के ऊपर के बुलेट्स जो होती हैं अगर उनको फायर किया जाता है तो फायर करने की वजह से उनके ऊपर क्या होता है कि एक मार्क जो है वो आ जाता है। अब वो मार्क जो है वो बेसिकली क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं कि ये फाइंड आउट करने के लिए कि जो भी बुलेट है वो किस टाइप की, किस वेपन के अंदर से जो है वो उस बुलेट को फायर किया गया है। ठीक है, पॉसिबली द अर्लीस्ट एग्जांपल ऑफ दिस रिसर्च अकर्ड इन 1835 के अंदर से जो है वो इसके ऊपर बेसिकली काम करना स्टार्ट हुआ, काम होना स्टार्ट हुआ। फिंगरप्रिंट्स ऑफ बुलेट्स, ठीक है, फिंगरप्रिंट्स बुलेट्स के ऊपर फिंगरप्रिंटिंग का काम जो था कि उनको किस तरह से आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ हो सकता है। बेसिकली वो कहते हैं कि इसके ऊपर काम जो है 1835 से होना स्टार्ट हो गया था, जब क्या हुआ कि एक इंग्लिश पुलिस ऑफिसर नेम्ड हेनरी गॉडेट को जब एक डेड बॉडी के अंदर से जो बुलेट मिली तो उसने देखा कि उसके ऊपर जो है वो एक मार्क है, तो उसने जो है वो देन उसके ऊपर जो है मेन काम स्टार्ट हुआ कि किस तरह से जो बुलेट के ऊपर एक मार्क आते हैं, अनरियल मार्किंग आती है, उसको किस तरह से यूज़ किया जा सकता है फाइंड आउट करने के लिए कि जो ये बुलेट है वो कौन सी गन के अंदर से जो है वो फायर की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस फैक्टर वाज टू इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू मेथड फॉर मेकिंग गन बैरल। इसी फिंगरप्रिंट्स जो हम बुलेट के ऊपर आते हैं उसकी वजह से क्या हुआ कि इस मेथड के ऊपर काम स्टार्ट हुआ है कि जिसके अंदर से वो क्या होता था कि गन के बैरल के ऊपर न्यू मेथड फॉर मेकिंग गन बैरल नॉन एज राइफलिंग सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ। फिंगरप्रिंट्स ऑफ बुलेट्स के अंदर क्या हुआ, राइफलिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस। राइफलिंग सिस्टम बेसिकली क्या है कि आपको पता है कि जो भी गन होती है, गन बैरल होता है, उसके अंदर से जो है वो इस तरह की जो है वो डिज़ाइन, या फिर मैं ये कह सकूँ क्या है, स्पाइरल्स जो है वो ग्रूव हुए होते हैं, ईस्ट क्यू हुए होते हैं कि जब बुलेट जो है जब उस बैरल के अंदर से, गन बैरल के अंदर से जो है वो फायर की जाती है तो वो जो उसके अंदर ग्रूवल्स हैं, स्पाइरल्स हैं, उनका मार्क जो है वो उस बुलेट के ऊपर बन जाता है। अब वो हर एक गन के अंदर जो है वो मॉडिफाइड राइफलिंग हुई हुई होती है, मीन्स क्या कि इसके अंदर स्पाइरल्स के डिफरेंट एंगल्स होते हैं या जो डिफरेंट स्पाइरल्स बने हुए हैं, ग्रूव किए हुए हैं गन के बैरल के अंदर, उनके दरमियान डिफरेंट डिस्टेंस ज़्यादा हो सकता है, उनकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब भी किसी वेपन के अंदर से कोई भी बुलेट को फायर किया जाता है तो उसके ऊपर एक स्पेसिफिक टाइप का जो है वो मार्क बन जाता है। देन उस मार्क को यूज़ करके क्या किया जा सकता है, फाइंड आउट किया जा सकता है कि ये जो मार्क है, ये जो गन के ऊपर मार्क आए, कौन से गन्स है या कौन से वेपन, जो भी गन्स की जो डिफरेंट टाइप्स है, कौन सी वेपन से, कौन से गन से जो है वो इस बुलेट को फायर किया गया है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं कि जो भी गिल्टी पर्सन है या जो भी वेपन यूज़ हुआ है उसकी आइडेंटिफिकेशन की जा सकती है बाय यूजिंग फिंगरप्रिंट ऑफ बुलेट्स का। ठीक है, द फर्स्ट पर्सन टू मेक एन एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ दीज यूज ऑफ पैटर्न इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन वाज अलेक्जेंड्रे लेकस। अलेक्जेंड्रे ने जो था वो सबसे पहले इसके ऊपर काम किया था। एक्सटेंसिव स्टडी जो थी किसने की थी इसके ऊपर, अलेक्जेंडर ने की थी। ठीक है, अलेक्जेंडर लेकस्केन। ठीक है, इसके बाद अलेक्जेंडर, उसके बाद देन प्रोफेसर ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन एट यूनिवर्सिटी। अच्छा, ही वॉज आल्सो कॉल्ड टू इन्वेस्टिगेट अ मर्डर इन विच अ बुलेट हैड बीन रिमूव फ्रॉम द विक्टिम्स बॉडी। अच्छा, उसने भी इसी तरह से किया कि जब किसी भी बॉडी के अंदर से जो बुलेट मिली थी उसके जो है वो आइडेंटिफाई किया कि उसके ऊपर कौन सा मार्क है, देन उसके अकॉर्डिंगली जो है वो वेपन की आइडेंटिफिकेशन हुई। Over the time of the fingerprinting of bullet become more sophisticated in the 1920s. For example, a major in the US Army named Calvin Goddard invented an instrument called a comparison microscope with which the marking on two bullets could be compared with a high specificity. ठीक है, 1920 के अंदर जो है वो मज़ीद इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आई, जिसके ज़रिए क्या किया गया कि एक जो था मेजर है यूएस के अंदर आर्मी नेम्ड कैल्विन गॉडर्ड ने 1920 माइकल
माइकल नहीं सॉरी कैल्विन गॉडेड। कैल्विन गॉडेड ने जो था वो माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी की। क्या था? कंपैरिजन माइक्रोस्कोप, जिसको कहा जाता है विद द हाई स्पेसिफिसिटी इन्वेंटेड कॉल्ड अ कंपैरिजन माइक्रोस्कोप। इसने जो है वो कंपैरिजन माइक्रोस्कोप जो है वो डिस्कवर की थी, जिस डिस्कवर को क्या किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है। जो भी बुलेट के ऊपर फिंगरप्रिंट्स होता है, अगर 2 बुलेट्स हैं तो उन दोनों बुलेट्स के ऊपर जो फिंगरप्रिंट्स हैं उनको कंपेयर करके फाइंड आउट करने के लिए जो है वो इसको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है। माइक्रोस्कोप विथ विच द मार्किंग ऑन द बुलेट्स कुड बी कंपेयर्ड विथ हाई स्पेसिफिसिटी। अ कंपैरिजन माइक्रोस्कोप इज सिंपली अ पेयर ऑफ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप माउंटेड साइड बाय साइड ऑन कॉमन स्टैंड। ठीक है। तो इस तरह से उसने क्या किया कि कंपैरिजन माइक्रोस्कोप डिस्कवर की, जिसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी भी डेड बॉडी के अंदर से 2 बुलेट्स मिलती हैं तो उनके ऊपर मार्क सेम है या नहीं, मीन्स क्या कि वो सेम वेपन से फायर की गई हैं या नहीं, उसको फाइंड आउट करने के लिए जो है वो कैल्विन गॉडेड ने जो था वो डिस्कवर किया था माइक्रोस्कोप का। ठीक है। बुलेट फिंगरप्रिंटिंग बिकम एन इशू ऑफ कंसीडरेबल इंटरेस्ट इन लेट 2000। अच्छा, ये बेसिकली क्या थी, मेन हिस्ट्री थी जो आज हमने इसकी देखी कि कहाँ पे जो है वो किस तरह से जो है वो फिंगरप्रिंट्स के ऊपर ये मजीद जो है वो कहाँ। इसके बाद जो है नेक्स्ट मजीद अगर हम काम देखें तो फिंगरप्रिंट्स जो मुख्तलिफ जगह पे हम कहते हैं कि कोई क्राइम सीन होता है तो क्या होता है कि जो भी क्रिमिनल्स होते हैं अगर वो किसी भी सरफेस को, किसी भी जगह को टच करते हैं तो उसकी जगह पे क्या आ जाते हैं, क्योंकि फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं। उन फिंगरप्रिंट्स को भी जो है वो क्राइम सीन क्रिमिनल की या क्रिमिनल की जो है वो इन्वेस्टिगेशंस के लिए उन फिंगरप्रिंट्स को भी जो है वो उनके ऊपर भी काम किया गया और उसको फाइंड आउट किया गया कि किस तरह से उन सारे के सारे जो फिंगरप्रिंट्स आते हैं उनको यूज़ करके क्या कर सकते हैं, जो भी क्रिमिनल है उस तक जो है वो पहुंचा जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि फॉरेंसिक साइंसेस का स्कोप क्या है, कहाँ पे जो है वो फॉरेंसिक साइंसेस को हम यूज़ करते हैं। ठीक है। बेसिकली फॉरेंसिक साइंस का जैसे मैंने स्टार्ट में ही आपको बताया था कि बहुत सारी फील्ड जो है वो फॉरेंसिक साइंसेस के अंडर आती हैं, जिसको हम या क्या करते हैं, यूज़ करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ स्टडिंग। जिसमें अगर हम फर्स्ट देखें फॉरेंसिक साइंस के अंडर क्या क्या आता है, कहाँ पे अगर स्कोप है इसका, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, डिफरेंट फील्ड्स हैं जिनके अंदर जो है वो फॉरेंसिक साइंस इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, या हम ये कह सकें कि फॉरेंसिक साइंस के अंडर जो है वो ये सारी के सारी फील्ड्स आती हैं जो मिलके क्या करती हैं, फॉरेंसिक साइंस के अंदर काम करती हैं। ठीक है। जिसमें हमारे पास क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, प्रोसेस स्किल्स, अर्थ साइंसेस, सोशल स्टडीज, सोशल साइंसेस एंड सोशल स्टडीज।
तो इन सारी की सारी ब्रांचेस के अंदर या इन सारी की सारी फील्ड्स के अंदर हम कह सकते हैं कि फोरेंसिक साइंस जो है अपना अहम रोल, इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है, या हम कह सकते हैं कि किस तरह से जो है वो फोरेंसिक साइंस को हम डिफरेंट फील्ड्स के साथ रिलेट कर सकते हैं इसके स्कोप के अकॉर्डिंगली। फिजिक्स के अंदर हमारे पास जो भी ब्लड स्पैटर्स हैं, पैटर्न्स हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, बैलिस्टिक्स है, ट्रेजेक्ट्रीज है, जो भी बुलेट्स फायर होती हैं, लाइट स्ट्रक्चर्स, पैटर्न्स ऑफ क्लासेस, इन सारी की सारी चीज़ों को हम फोरेंसिक साइंस के अंदर स्टडी करते हैं जो हमारे फिजिक्स के अंदर आता है। केमिस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास डिफरेंट सैंपल्स आते हैं उनकी डेंसिटी को, क्रोमेटोग्राफी मतलब डिफरेंट सैंपल को सेपरेशन के लिए, माइक्रोस्कोपी के लिए, फाइबर एनालिसिस के लिए, फायर एंड एक्सप्लोसिव के लिए, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक एनालिसिस होते हैं, पेंट्स होते हैं, टॉक्सिकोलॉजी या फिर इंक एनालिसिस वगैरह, ये सारे इसके अंडर आते हैं। बायोलॉजी के अंदर ब्लड, डीएनए, फिंगरप्रिंट्स, हेयर, बोन्स, टीथ, इंसेक्ट्स, प्लांट्स, लाइवा, सीमेंस या माइक्रोस्कोपी, ये सारी की सारी चीज़ें हम फॉरेंसिक साइंस के अंदर, क्योंकि हम डिफरेंट सैंपल्स का एनालिसिस करते हैं, तो बस ये जो इस टाइप के सैंपल्स हैं ये सारे के सारे बायोलॉजी के अंदर आएंगे। मैथ्स के अंदर ग्राफिंग, मैपिंग आता है, मेजरमेंट्स, अगर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हमने करने हैं, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स है, इस तरह की सारी चीज़ें इसके अंदर है। प्रोसेस स्किल्स के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग के कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कोई भी इशू है जिसको सॉल्व करना है, क्रिटिकल थिंकिंग है, डिडक्टिव रीजनिंग फाइंड आउट करने की किस तरह से क्या वजूहत हो सकती हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स होती हैं। अर्थ साइंसिस के अंदर जो सॉइल एनालिसिस के, अगर सॉइल के सैंपल जो भी एविडेंसेस हैं सॉइल से कलेक्टेड किए गए हैं, मिनरोलॉजी, शूज़ एंड टायर क्या है, कास्ट एंड मोल्ड, कास्ट मीन्स के जो भी उनके शूज़ या टायर्स के जो भी मार्क्स बनते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है हम क्या करते हैं, जो है वो अर्थ साइंसिस का यूज़ करते हैं। सॉइल स्टडीज़ के, सोशल स्टडीज़ के अंदर क्रिमिनल जस्टिस, लॉस, फिजियोलॉजी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, फॉरेंसिक हिस्ट्री, करियर्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। और लैंग्वेज आर्ट के अंदर जो है वो, अच्छा एक मिस है, हाँ, लैंग्वेज आर्ट्स के अंदर टेक्निकल रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स, ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन, तो ये सारे का सारा जो है फॉरेंसिक साइंसेस के अंडर आता है। आज का जो हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ जिसमें हमने जनरल जो है वो फॉरेंसिक साइंसेस की जो है वो स्कोप देखा एंड उसकी हमने हिस्ट्री डिस्कस की। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।